Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो आज हम करने वाले हमारी स्टैटिस्टिक की मैराथन और इसमें मैं आपको आज कराऊंगी जो टॉपिक हमने अभी तक नहीं किया है दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो आपको जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस इससे इसके बेसिस पे एक आपका 2019 में क्वेश्चन आया था, हम उस क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। तो उसके अलावा भी इसके और क्या क्या मेथड्स होते हैं, जरूरी नहीं है। पिछली बार एक रैंक सम मेथड का क्वेश्चन पूछा था 2019 में, तो ये नहीं है कि वो हर बार वही पूछेंगे। तो इसमें जो और भी मेथड्स है उनमें से ही पूछा जा सकता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट क्लास का मतलब ये है कि मैं रोज आपको, ये नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत बड़े हैं। मैं कोशिश करूंगी इसमें 2 से 3 टॉपिक्स आ जाए, मगर अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत बड़ा हो गया तो हम इसे इसी टॉपिक पे कंप्लीट कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर, क्योंकि ये टॉपिक रह गया है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी जो स्टैटिस्टिक मैराथन क्लासेस चल रही हैं इसमें क्या होगा कि जितने भी टॉपिक्स है सब मैं आपकी जो ये जो जितना भी टाइम बचा है उसमें सब कवर करा दूंगी। आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक सब सबने पढ़े ही हुए हैं, अब सब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में, इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो इसलिए अब ये नॉन पैरामेट्रिक करते हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ये चीज क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं कि जिसमें आपका क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट विच गिव जनरलाइजेशन फॉर जनरेटिंग रिकॉर्ड रिगार्डिंग द मीन ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल पॉपुलेशन। मतलब कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, आप किसके बारे में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में। पॉपुलेशन के बारे में हम जनरलाइजेशन अपनी एजम्पशंस बनाते हैं। हमारा मेन कंसर्न पॉपुलेशन होता है। दिस इज ऑफन द assumption that population data are normally distributed, और हम ये assumption लेके चलते हैं कि जो population का डेटा है वो कैसा है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने पढ़ा था ना डिस्ट्रीब्यूशंस, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो हमने बोला है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये हमारी बेसिक assumptions हम लेते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, डज नॉट रिक्वायर एनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मेंट बाय डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स। इसमें क्या है, आपको पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के बारे में जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई assumptions नहीं ली जाती प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे लिया ना कि कैसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर ऐसा हमें कुछ नहीं करना होता। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमें पैरामीटर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीज देखनी पड़ती है। पैरामीटर का मतलब पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये नॉन पैरामीट्रिक है, हमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं पता। एजम्पशंस की बात करें तो यहाँ पे हमें एजम्पशन लेनी होती है, जैसे हमने देखा था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर हमें कोई एजम्पशन नहीं लेनी होती। मीन वैल्यू, यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू को यूज करते हैं हम, और यहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन वैल्यू को यूज करते हैं। पियर्सन हमने रैंक कोरिलेशन करा था, तो इसमें तो फॉर्मूला लगता है कोरिलेशन का, और यहाँ पर हमें लगता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। यहाँ पर रैंक की बात होगी। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके चलते हैं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं कि कैसा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मगर यहाँ पर क्या है, आर्बिट्री। मतलब कि कुछ हमने कुछ नहीं लिया हुआ कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, आर्बिट्री चल रहा है सब कुछ। रिक्वायर्स, यहाँ पे पॉपुलेशन की नॉलेज रिक्वायर है पैरामेट्रिक टेस्ट में, मगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कोई पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत ही नहीं है। इंटरवल डेटा यहाँ यूज, हमने देखा ना, हम इंटरवल में डेटा लिखते हैं कि हाइट्स इतने में इतनी होगी, या किसी के वेट को मेजर कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटास की बात कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पे नॉमिनल डेटा हमने पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ डेटा। नॉमिनल डेटा क्या होता है, जिसमें पता हो हमें मेल है फीमेल है। ठीक है, इस तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम ये चीज है या ये नहीं है, यस और नो में। मगर यहाँ पर क्या आता है, क्वांटिटी की वेज में, इंटरवल्स की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में। मगर यहाँ पे नॉमिनल डेटा होगा, मेल फीमेल यस नो, गोरा काला, ये नॉमिनल डेटा होंगे। वेरिएबल, यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए पैरामीटर में, खाली वेरिएबल्स मतलब कि जिनको हम मेजर कर सके। मगर नॉन पैरामीट्रिक में वेरिएबल्स भी होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था हमने, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ही आ जाता है। ठीक है, अब आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमने पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े हैं। Z फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होता है सैंपल, तो हम क्या लगाते हैं, हमारा Z टेस्ट लगाते हैं। हम टू टेस्ट करते हैं मीन ऑफ द सैंपल, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है। ठीक है, Z टेस्ट हम कब लगाते हैं,
जब डेटा हमारा 30 या 30 से ज्यादा हो, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो और हमें टेस्ट करना हो सैंपल का मीन। टी टेस्ट हम कब लगाते हैं? जब सैंपल लेस देन 30 हो। कंपेयर करते हैं हम सैंपल का मीन, 2 सैंपल का मीन, ठीक है। मीन ऑफ 2 सैंपल कंपेयर किया जाता है। इसमें एक अनपेयर्ड होता है, एक पेयर्ड होता है। अनपेयर्ड का मतलब है इंडिपेंडेंट डेटा, कि मतलब हमने इंडिपेंडेंट डेटा लिया है। और पेयर्ड क्या है? डिपेंडेंट। मान लो कि 5 लोग हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हमने इनको पैरासीटामोल दी 500 MB की, mg की, ठीक है। और वहीं पे हमने इन्हें मॉर्निंग में दी, इन्हीं लोगों को, इन्हीं 5 लोगों को हमने फिर 700 mg की दी इवनिंग में। तो हमने क्या किया? ये पेयर्ड है, हमने यही लोग, यही 5 लोग रखे। और अनपेयर्ड मान लो कि 5 लोग कोई और थे, डिफरेंट थे, और फिर 5 लोग कोई डिफरेंट है, इनको हमने अलग अलग डोज दिए हैं। तो ये हो जाएगा अनपेयर्ड। पेयर्ड का मतलब वही पेयर चल रहा है, ठीक है। एफ टेस्ट क्या करता है? जब हम कंपेयर करते हैं वेरिएंस ऑफ टू डेटा। S1 मतलब सैंपल का, एस मैंने बताया था ना आपको कल भी कि सैंपल का क्या होता, इसको सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को, या फिर आप वेरिएंस लिख रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो उसको हम S1 स्क्वायर या S2 स्क्वायर सैंपल 2 के लिए। और पॉपुलेशन का हम कैसे लिखते हैं? ये सिग्मा का स्क्वायर। अनोवा आपको पता है, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं मीन ऑफ ग्रेटर देन 2 सैंपल। जेड टेस्ट हम कब कर रहे होते हैं? जब हम सैंपल का मीन देख रहे हैं खाली एक सैंपल का। जब हम 2 या 2 से ज्यादा की बात करते हैं, 2 से ज्यादा की बात करेंगे बेसिकली, यहाँ तो 2 की बात हो जाती है, 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो अनोवा आ जाता है। अनोवा में 1 वे था, 2 वे था, ये हमने पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके देखें, अनोवा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनोवा में के क्वेश्चंस आते हैं आपके, 2019 में भी आए थे, तो उसका मेथड अच्छे से पढ़ लें। नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं। सबसे पहले नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या क्या चेक करते हैं? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल बीन एनालाइज्ड इन द सेम एज द हाइपोथेटिकल टेस्ट। इसके अंदर आपका काई स्क्वायर टेस्ट है, एडरसन डार्लिंग टेस्ट है, आपका ये 3-4 और टेस्ट हैं। बेसिक हमारे लिए हमारे पास ये काई स्क्वायर था जो हमने करा हुआ है, जब मैंने आपको काई स्क्वायर कराया उसमें हमने पिया है, पढ़ा हुआ है ये। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, रो एंड कॉलम ऑफ वेरिएबल बीइंग टेस्टेड आर इंडिपेंडेंट, इसमें भी हमने काई स्क्वायर किया हुआ है। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है। अब आता है टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी, द वेरिएबल बीइंग एनालाइज्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इसके लिए हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है, वेलिक्सन रैंक टेस्ट है, मैन विटनेस यू टेस्ट है, एच टेस्ट है हमारा, फ्रायर्डमैन्स टेस्ट है हमारा, लिविन टेस्ट है। तो ये कुछ इतने सारे टेस्ट हैं, एक एक करके करते हैं। काई स्क्वायर तो हो चुका है, रैंक टेस्ट करेंगे, यू टेस्ट करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब इसमें भी ना 2 टाइप आते हैं, एक आता है इसका रैंक साइंड रैंक टेस्ट, एक आता है रैंक सम टेस्ट। तो साइन से तो आप समझ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइंस निकालते हैं, फिर हम उनको रैंक देते हैं, तो वो तो साइंड रैंक टेस्ट है। इसमें वेरिएबल्स कैसे होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और वहीं पर हमारा रैंक सम टेस्ट, जिसको मैन विटनेस यू टेस्ट और विल्कॉसन रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें वेरिएबल कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। हम रैंक देते हैं, फिर हम सम निकालते हैं। तो जो आपका 2019 में क्वेश्चन आया था वो आपका इसी मेथड से आया था, ठीक है। तो पहले हम इसको करेंगे, फिर हम इसको करेंगे। जरूरी नहीं है इस बार इसी में से आए। 2023 में के क्वेश्चन पेपर में, वैसे तो 24 में होगा कंडक्ट, मगर वैकेंसी 2023 में आई थी, तो उसमें ये वाला मेथड भी पूछ सकते हैं, और जो बाकी मेथड है वो भी पूछ सकते हैं, तो हमें सब पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा साइंड रैंक टेस्ट। तो विल्कॉसन साइन रैंक टेस्ट इज पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर मैच्ड और पेयर डेटा। मैंने बताया था ना, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? पेयर डेटा है, कि हमने उन्हीं 50 लोगों का सर्वे किया था जो पहले, दोबारा उन्हीं पे हमने एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके उनको मेजर किया, तो पेयर डेटा होता है। लाइक द साइन टेस्ट, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्सेज, बट इन एडिशन टू एनालिसिस द साइंस ऑफ डिफरेंस, इट कैन ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व डिफरेंस। ये क्या चीज होती है ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम जेड टेस्ट कैसे निकालते हैं? मॉड्यूल आर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आर का मतलब है रैंक ऑफ सम, स्मॉलर और लार्जर एनी वन। हम रैंक कैसे देते हैं कि स्मॉल से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट रैंक, या लार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये बेसिस है। एंड हमारा है नंबर ऑफ सैंपल्स आफ्टर एक्सक्लूडिंग जीरो डिफरेंस। हम जो जीरो डिफरेंस है उसको एक्सक्लूड करके हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं,
मीन हमारा निकलता है। इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो आपने अब तक पढ़ा है सबसे अलग है। मीन का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट में n+1 मल्टीप्लाई में 2n+1 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेने हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि क्या जब हम ड्रग ए किसी को दे रहे हैं तो उसके बीपी पर कोई इसका इफेक्ट आता है या नहीं आता है। तो हम नल हाइपोथेसिस लेंगे कि ड्रग ए डज नॉट अफेक्ट बीपी। ठीक है, और हम ऑल्टरनेट इसका उल्टा ले लेंगे कि ड्रग ए डज इम्पैक्ट या डज अफेक्ट बीपी। ठीक है, तो ये आपको बिफोर और आफ्टर गिवन है, ये हम इसको एक्स ले लेंगे, इसको हम वाई ले लेंगे। हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब या आप y माइनस एक्स ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें मॉड्यूल निकालना है, z d निकालना है। हम साइन पॉजिटिव कर देंगे, मगर जब आप डिफरेंस लिखोगे तो आपको माइनस या प्लस दोनों साइन लिखने हैं। वो क्यों लिखेंगे वो अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगी। 112 माइनस 116 आपका -4 आ जाएगा, -7 आपका +1 -5, ये आपका -7 +2 -1 +5 0 +3 और ये -10। अब डी का मॉड्यूल, अब हम डी का मॉड्यूल लेंगे। अब इसका क्या होगा, साइन चेंज करेंगे। ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, 3 and 10, ये हमने क्या करें, इसके नेगेटिव साइन पॉजिटिव कर लिए। अब हमें रैंक देनी है। रैंक आपने जब रैंक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का किया होगा तो आपको पता होगा कैसे रैंक देते हैं। हम सबसे छोटे से रैंक देनी स्टार्ट करते हैं। 0 है सबसे छोटा, 0 को हम कोई रैंक नहीं देंगे तो उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखेंगे 1, 1 है 2 के पास, 2 बार 1 आया तो वो हम इसको कितनी रैंक मिलेगी, 1 और 2, 2 रैंक जाती, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.5। तो हम दोनों को क्या दे देंगे, 1.5 1.5। अब जब हम सेकंड पे जाएंगे तो 1 और 2 रैंक तो हमने यूज कर ली, तो उसको क्या मिलेगा 3। फिर 3 अकेला है, इसको 4 मिल जाएगी रैंक। 5 भी एक ही बार है तो 5 रैंक आ जाएगी इस पे। 5 2 बार है तो अब रैंक कौन कौन सी बची है, 6 and 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2 रैंक है तो ये आपका आ जाएगा 6.5। तो 5 में हम 6.5 6.5, हमने रैंक 6 और 7 यूज कर लिया। अब रैंक 8 है, 8 हम किसको देंगे, रैंक 7 को, मतलब ये 7 डिजिट को। अब ये भी 2 आ गए तो 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 8.5। तो 7 को हम 8.5 8.5 दे देंगे। ठीक है, फिर बचता है हमारा लास्ट 10, 8 और 9 हो गया और ये हमारा 10 आ गया। ठीक है, ये हमारी यहाँ हमने रैंक्स दे दी। अब हम निकालेंगे हमारी कितनी रैंक पॉजिटिव आई है और कितनी रैंक नेगेटिव आई है। जो पॉजिटिव वाले हैं उनके सामने की रैंक को ऐड करना है। अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव वाले देखते हैं। तो पॉजिटिव माइनस ये प्लस का 1, इसके सामने रैंक क्या है इसकी, 1.5। तो हम इसकी 1.5 को यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस, शायद आपको विजिबल नहीं होगा, 1.5 प्लस दूसरी पॉजिटिव रैंक क्या है 2, इसके आगे कितनी रैंक है 3, प्लस +5, इसके सामने रैंक कितनी है 6.5, प्लस 3, इसके सामने रैंक कितनी है 4। तो आप इन्हें ऐड करेंगे अब सबको, तो आपका 1.5 + 3 + 6.5 + 4, ये आपका कितना आ जाएगा, ऐड करो कितना है, 7 8 8 and 7 आपका 15 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही रैंक माइनस नेगेटिव निकालेंगे। -4 है, इसके सामने रैंक कितनी है 5, प्लस -7 है, रैंक कितनी है 8.5, प्लस -5 6.5 रैंक है, -7 8.5, प्लस -1 1.5, प्लस -10 उसकी रैंक है 10। तो ये आपकी रैंक आ जाएगी यहाँ पर कितनी, इन सबको आप ऐड करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे माइनस और प्लस क्यों लिखा था, क्योंकि हमें इनकी अलग अलग रैंक प्लस करनी होगी। नेगेटिव वालों की रैंक हमें अलग लेनी है, पॉजिटिव वालों की रैंक हमें अलग लेनी है। ठीक है, इन सबको रैंक को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, ये सही रैंक ऐड करके 40 आ गया। तो ये आपकी क्या आ गई, रैंक्स निकल कर आ गई।
जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमने फॉर्मूला देखा था, आप उसमें चाहे नेगेटिव वाली रैंक डाल दो चाहे पॉजिटिव वाली डाल दो, आंसर दोनों से क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमारा एन कितना है, नंबर ऑफ सैंपल्स हमने कितने लिए हैं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 है, मगर आपकी जो रैंक्स निकल के आई हैं उनको देखोगे तो वो आपकी कितनी आई है, 10। ठीक है, तो हम एन हमारा 10 लेंगे कि कितना हमने रैंक डिस्ट्रीब्यूट करी है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 है, मगर सैंपल जो हमने रैंक करे हैं वो कितने करे हैं, 10 करे हैं। मीन आपका कैसे निकलेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27.5। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो आपके पेपर में इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी ना उसमें छोटा सा डेटा दिया है, मगर ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इसलिए मैंने आपको डेटा बड़ा दे के दिखाया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 20+1 डिवाइडेड बाय 24। तो आज आपसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसमें रूट में ना आंसर रूट में आएगा 96.25। आपको रूट निकालना आना चाहिए, मगर पेपर में इतना बड़ा रूट नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा कि आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप z वैल्यू फाइंड आउट करो, हम z डालते हैं, पहले आप पॉजिटिव वाली डाल के देख लो क्या होता है फॉर्मूला, मॉड्यूल r माइनस मीन, है ना, आपका मीन होता है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपकी रैंक कितनी है, 15 माइनस, पहले हमने पॉजिटिव वाली ली, माइनस आपका मीन करेंगे, डिवाइडेड बाय हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, दैट इज 9.81। माइनस करो तो जो आपकी रैंक निकल कर आएगी, यहाँ पे आपसे माइनस करना, मुझे बताना कितनी रैंक निकल के आई है। ऐसे ही आपकी आई है पॉजिटिव रख के, ऐसे ही आप इसमें नेगेटिव भी रख सकते हैं, कितना 40 माइनस आपका जो मीन था डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 9.81। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी z कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आई है या फिर कम आई है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से हमारा एक्सेप्ट करते हैं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है तो हम रिजेक्ट कर देंगे हमारा नल हाइपोथेसिस, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी आई है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे हमारा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हम मान लेंगे कि ड्रग ए का कोई इफेक्ट नहीं है, डज नॉट इफेक्ट ऑन बीपी। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू गिवन नहीं है, जब आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होता है तो हम क्या मान लेते हैं उसको, हम उसको 5% मान लेते हैं, और 5% में मैंने आपको टेबल वैल्यू बताई थी क्या होती है, 1.96। तो आपको देखना होगा आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, अब यहाँ पे डाल के देखना फॉर्मूला, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करो इसे। ठीक है, सॉल्व करके देखना क्या ये 1.96 से बड़ा है या छोटा है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना होगा ताकि मैं देख सकूं आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या नहीं। आपको ये z सॉल्व करना है, जो आएगा उसको 1.96 से कंपेयर करें, ये है आपकी टेबल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू आप निकालो, 40 पे निकाल के देखो, और वहां पीछे आपको मैंने 15 पे किया है, दोनों से निकाल कर देखना आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमारा है मैन विटनेस का टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, जो आपका प्रीवियस ईयर आया था। तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं जो कि हमारा है मैन विटने यू टेस्ट। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, रैंक सम टेस्ट हो जाता है। रैंक सम टेस्ट भी वही है हमारा, तो ये नाम से कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों नाम इन्हीं के नाम से आते हैं। विल्कोसन रैंक सम टेस्ट भी बोल देते हैं इसको। जो पहले वाला हमने पढ़ा था वो उसका साइन का था, साइन टेस्ट, जो कि इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए होता है, और ये वाला टेस्ट किसके लिए होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो पेयर में नहीं होते हैं। और जो हमने साइन टेस्ट किया था वो पेयर डेटा के लिए होता है, डिपेंडेंट डेटा के लिए होता है। तो ये एक आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस टाइप के डेटा में हम यूज करते हैं हमारा मैन विटने यू टेस्ट, और कब हम करते हैं हमारा साइन टेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, आपके पास क्या होता है, जैसे हमने उनमें रैंक्स करी डिफरेंस निकाल कर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आपके पास दो सैंपल होगा ना, एक सैंपल ए और एक आपका सैंपल बी, इन दोनों का डेटा हम क्या करेंगे, कंबाइंड इनको रैंक देंगे। जैसे ये भी रैंक है, जैसे मान लो यहाँ पर है आपका 5 6 7 8, और इसकी सैंपल है आपका 9 10 11 12।
या 13 और भी ले लो। तो हमें रैंक्स करनी है R1 R2। तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को एक लेकर चलेंगे, रैंक हम पूरे को मिक्स करके देंगे। अब जैसे हम रैंक मान लो मैं असेंडिंग ऑर्डर में दे रही हूँ कि सबसे छोटे को हम 1 रैंक देंगे, फिर उसके बाद बढ़ाते चलेंगे रैंक। ठीक है, जिससे सबसे छोटा इसमें 5 है तो उसको हमने रैंक 1 दे दिया, तो मिलाकर दिया। इसके बाद जैसे मैं थोड़ा डिजिट चेंज करती हूँ कि सारी रैंक एक तरफ आ जाएगी, 1 मिनट, तब आपको क्लियर होगा कि कैसे ये रैंक डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर है 5, यहाँ 7, यहाँ पर 9, देन 10 इधर है, 15, 16, 18, 20। तो ये इस तरीके से अब रैंक हम देंगे। सबसे छोटा है 5 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 7 है, इसको सेकंड रैंक। इसके बाद बड़ी डिजिट क्या है, हम इसी में नहीं चेक करेंगे, दूसरी में भी जाएंगे, थर्ड ये हो जाएगा। फिर 10 है फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, देन ये 6 7 8 9। ऐसे हमने रैंक क्या है कंबाइंड करके दी है। फिर हम दोनों की रैंक अलग निकालते हैं, यहाँ R1 की रैंक निकलती है, यहाँ R2 की रैंक निकलती है। ठीक है, ये हमारा N1 होगा, ये हमारा N2 होगा। सैंपल कितना है, ये सैंपल कितना है, 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे सैंपल 1 2 3 4 5, यहाँ पर सैंपल 5 हो गया। ठीक है, अब हम रैंक का टोटल कर लेंगे, हमारा 10 16, और यहाँ पर हम रैंक का टोटल कर लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 10 10 20 29। ठीक है, अब जो हम टेस्ट लगाते हैं उसमें आपके कुछ फॉर्मूले आते हैं। जो यू टेस्ट है, तो आपका यू कैसे निकलता है, वो निकलता है N1 मल्टीप्लाई में N2 प्लस में N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस समीशन ऑफ R1 रैंक। ठीक है, ये कब लगेगा, जब आपका N1 क्या होगा, छोटा होगा N2 से। जैसे कि हमारे केस में 5 बड़ा है ना, ग्रेटर देन 4, मतलब कि N2 है ग्रेटर देन N1। तो हाँ, उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो N1 बड़ा है N2 से, ठीक है, तब क्या लगता है, तब N1 मल्टीप्लाई में N2 तो होगा ही, बस जहां पर ये N1 था उसकी जगह क्या आ जाएगा, N2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, और रैंक का माइनस भी किसका होगा, R2 का होगा। जो छोटा होगा उसकी रैंक माइनस होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है यू निकालने का। बेसिकली हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए होता है मीन। ठीक है, वो आपका कैसे निकलता है, N1 मल्टीप्लाई में N2 डिवाइडेड बाई 2। एक आपका चाहिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कैसे निकलता है, अंडर रूट में N1 N1 प्लस N2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद जेड टेस्ट कैसे निकलता है, इसका जेड फॉर्मूला भी लगेगा चेक करने के लिए कि क्या हमारा, जब इसमें हम कैलकुलेटेड जेड निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू फॉल कर रही है उसके विदिन ही, या फिर टेबल के विदिन, या फिर नहीं, वो मैं सो हम इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारा जेड निकलता है इसमें जब हमको टेस्ट स्टैटिस्टिक करना होता है। तो अपने चेक करने के लिए कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आती है, मतलब हाइपोथेसिस हमें सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए हमें जेड फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो हमारे कैसे लगता है, जो हमने यू फाइंड आउट किया था, यू माइनस में हम मीन करेंगे, म्यू लिख सकते हैं, आप उसको एक्स बार लिख लो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको यू लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू। बेसिकली हम रैंक का कर रहे हैं तो इसको भी आप मीन ऑफ यू लिख लेते हैं, मतलब ऐसे इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमने कैलकुलेटेड यू निकाला था वो हम फुल वैल्यू पुट कर देंगे। यू का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि अगर N1 छोटा है और N2 बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, N1 मल्टीप्लाई में N2 प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में समीशन R1। ठीक है, और अगर हमारा N1 बड़ा है N2 छोटा है, तो हमारा U कैसे निकलता है, N1 N2 प्लस में N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में समीशन R स्क्वायर। ठीक है, ये निकलता है। और हमारा मीन कैसे निकलता है, मैं आपको दोबारा रिवाइज कराती हूँ। N1 मल्टीप्लाई में N2 डिवाइडेड बाई 2 से आपका मीन निकलेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में N1 N2 N1 प्लस N2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, इससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। अब हम करते हैं आपका जो 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था 2019 का, लास्ट क्वेश्चन था ये, कि द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ टू ग्रुप्स आर, आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 की ऑब्जर्व वैल्यू के लिए जैसे ही आपको वैल्यूज मिले, सिंपली आप उसको टेबल में बना लें, उससे आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और कम कंफ्यूजन होती है। अगर आप ऐसे रैंक लिखोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है।
हम यहाँ रैंक R1 देंगे, रैंक R2 देंगे। ग्रुप 1 हमारे पास क्या है 8 1 5 6 1। ग्रुप 2 हमारे पास क्या है 7 4 7 5 3 5। ठीक है। N1 देखो 1 2 3 4 5। N1 हमारे पास 5 है। N2 हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 6 हो गया। अब हम रैंक देते हैं, मैंने बताया था कंबाइंड रैंक देते हैं। तो देखो 1 1 दो बार है, तो जब दो बार होता है तो उसको फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक मिलनी थी, असल में दो बार है डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5 1.5 दोनों को दे दो। आपने रैंक को रिलेशन किया होगा, उसमें भी आपने ये आता होगा रैंक कैसे देते हैं। अब 1 के बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास बड़े डिजिट थर्ड है, तो 1 और 2 रैंक तो यूज हो गई, तो उसको 3 मिलेगा। उसके बाद 3 के बाद बड़ा क्या है 4, उसको फोर्थ रैंक। फिफ्थ, अब फिफ्थ देखो 1 2 3 तीन बार है, तो रैंक क्या थी 5 भी जाएगी, एक 6 जाएगी और एक 7 जाएगी, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आ जाएगा 6। अब दोनों तीनों को क्या क्या दे देंगे हम 6 6। अब 5 रैंक भी यूज हो गई, 6 भी हो गई, 7 भी हो गई। नेक्स्ट क्या है 8। 6 को हम क्या दे देंगे 8। उसके बाद 7 पे आता है, तो 9 प्लस 7 एक और है 10, डिवाइडेड बाई 2 9.5। तो हम दोनों को क्या दे देंगे 9.5 9.5। तो 9 रैंक और 10 रैंक यूज हो गई। अब 8 को हम क्या देंगे 11th रैंक। ठीक है, तो ये हमारी रैंक हो गई। तो हम R1 निकाल लेते हैं 28 आएगा, R2 निकाल लेते हैं 38 आएगा। अब इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर rank sum test for comparing two tests using randomized design and the independent random sample is। अब देखो इसमें क्या है ना, आपके जो ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस है दैट इज 21, बी था 28, सी आई गेस 32 ऐसे समथिंग, और डी आपका 54 समथिंग, ऐसे कुछ उनको ऑप्शन अभी याद नहीं है, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। ठीक है, अब ये देखो असल में ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया था। इसने बोला है वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब क्या होता है कि हमें रैंक देखनी होती है। आप देखो जब आपका N1 छोटा है और N2 सॉरी N1 छोटा है आपका N2 बड़ा है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे N1 मल्टीप्लाई में N2 प्लस में N1, N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में समीशन R1 रैंक। तो आप रैंक कौन सी ले रहे हैं समीशन R1 हम छोटे वाले सैंपल के लेते हैं। जो सैंपल छोटा होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं हमारे किसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए। ठीक है, उस रैंक को हम लेते हैं, तो रैंक क्या है वो 28। तो आपका आंसर यहीं पे हो गया था कि आपकी रैंक 28 ऑप्शन में 28 था। ठीक है, तो आपने क्या वैल्यू ली आपने 28 वैल्यू ली। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम किस फॉर्मूले से मतलब इस यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी रैंक लेंगे 28। तो ये क्वेश्चन आपका इतना ही था, इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखेंगे अब। सो हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दैट इज क्रस्कल वालिस टेस्ट। ठीक है, ये भी आपका ना जो आपने अभी यू टेस्ट किया है उसके जैसा सिमिलर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम एच टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑल्टरनेट है, जैसे आपका पैरामेट्रिक में अनोवा टेस्ट है ना, तो ये अनोवा टेस्ट का ही आपका नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है। तो आपके जो भी टेस्ट है टी टेस्ट अनोवा टेस्ट इनके नॉन पैरामेट्रिक वर्जन भी है। इसका फॉर्मूला होता है आपका जब आप एच निकालते हैं, ये यू टेस्ट की तरह ही हम इसमें रैंक देंगे जॉइंटली। जैसे दो डेटा था ना और हमने कंबाइंड करके रैंक दिया था, ऐसे ही कंबाइंड करके हम इसमें टेस्ट में हमारा क्या देते हैं रैंक देते हैं। तो आज का टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है उसको हम एच से लिखते हैं, और ये हमारा होता है 12 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 समीशन के से हमारा क्या मतलब आई टू आई की वैल्यू 1 समीशन आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई माइनस में 3 ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, आपका जो n है वो आपका क्या है मतलब कि आपको जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, मान लो के टर्म्स तक हमने लिखा है ना, के तक हमने के तक लेट किया है, तो उन सब का समीशन आपका क्या होता है एन होता है। ठीक है, और आर आई क्या है जितनी भी आपने रैंक असाइन करी है। तो जैसे हमने क्या किया था यू टेस्ट में, तो हमने क्या किया जो मिनिमम वाली थी, जो मिनिमम सैंपल साइज था, हमने उसकी रैंक को कंसिडर किया था फॉर्मूले में। ठीक है, उसकी रैंक को हमने कंसिडर किया था, मगर इसमें क्या करते हैं हम सारी जितने भी डेटा की रैंक निकल के आई है उन सब का समीशन, मतलब R1 सैंपल R1 है तो सैंपल 1 की रैंक का टोटल, R2 की रैंक का टोटल,
R3 रैंक का टोटल, सबका टोटल ऐड करके फॉर्मूले में हमें RI चाहिए होता है, ठीक है। और हमारा क्या है, NI क्या है, ऑब्जर्वेशन इन द ith सैंपल, ठीक है। तो अभी आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम क्या इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम H टेस्ट निकालते हैं। H टेस्ट कैसे निकलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको डेटा दिखाती हूँ, मान लो आपके पास, हम दूसरी स्लाइड में, सो ये हमारा एग्जाम्पल H टेस्ट का, मान लो ये 4 डेटा थे, हमारा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, हमें इन्हें कंपेयर करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, रैंक दी कंबाइंड करके, R1 रैंक, R2 रैंक, R3, R4, ठीक है। तो हम इनको कंबाइंड रैंक देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे बड़ा मैंने इस बार सबसे बड़े को फर्स्ट रैंक दी है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 302 को हमने फर्स्ट रैंक दी, फिर इससे छोटे को हमने सेकंड रैंक, देन इससे छोटा हमने थर्ड रैंक दी हमने, ऐसे ही हमने थर्ड, फोर्थ, लास्ट तक हमारी 20 रैंक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारा N1 जो ए का है वो है 5, और इसकी रैंक 1 टोटल कितना आया है, 52। N2 हमारा आया है 5, और R2 इसकी रैंक आई है 37। फिर हमारा N3 आया है 5, और इसकी रैंक है हमारी 75। फिर N4 है हमारा 5, और इसकी रैंक है हमारी 46। तो हमने सारी रैंक्स का टोटल निकाल दिया, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे, 12 n प्लस 1। अब आपका n क्या है, n मैंने क्या बताया था, पूरा टोटल, n1 से लेके k तक जितना भी है, हमारा 4 तक है, तो हम सबको ऐड कर लेंगे, दैट इज 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो हमारा n आ जाएगा 20। तो 20 प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, अब मैंने बोला R का मतलब है, RI का मतलब है कि हम सारी रैंक्स का टोटल ले रहे हैं। तो RI स्क्वायर है, तो पहले हम सबसे पहले 52 R1 का टोटल लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय n, उसका n है 5। ऐसे ही R2 की रैंक लेंगे, R2 की टोटल हमारा 37 की पावर 2, सबको स्क्वायर करना है, प्लस R3 है हमारा 75, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, प्लस हमारा लास्ट है 46, 46 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 46 है ये। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या करना है, इसमें से हमें 3n मतलब 20 प्लस में 1, ये हमें माइनस करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा, ये आपको वैल्यू सॉल्व करनी होगी। अभी तो ये डिजिट मैंने बहुत बड़ी ली है, एग्जाम में आपका डेटा क्या आएगा, छोटा आएगा, इतना सारा डेटा कंपेयर करने के लिए नहीं आएगा, शायद A B C ऑप्शन ही आ जाए, मैंने D तक लिया है, ठीक है। अब आपका क्या है, अनोवा का ये ऑल्टरनेट है, तो उसके लिए डेटा आपका ग्रेटर देन 2 हो सकता है, ग्रेटर देन 2 ही कंपेयर करते हैं, तो इसलिए ये आपका डेटा इतना सारा आया है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आपका कुछ समथिंग 4.51 आ जाएगा। और मैंने बताया था, आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना गिवन हो तो आप 5% लेवल पे चेक करेंगे। 5% में हमें पता है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ जाती है, 1.96, ठीक है। ये 1.96, मगर यहाँ पर ये Z की है, यहाँ पर 1.96 के उस पर हम इसको कंपेयर करेंगे, मगर आपको मैं बताती हूँ, आपको यहीं तक पूछेंगे वो खाली कि H स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करके बता दो। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेथड, जो मैंने आपको रैंक बता दिया, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली कैसे आ जाएंगे, ये आ जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक, उनकी डेफिनेशन आ जाएगी उनके सामने, या फिर उनके फॉर्मूले आ जाएंगे, आपके लिए वो मैचिंग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब हम। तो देखो, मैंने जो आपको बताया ना कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब हमारा 5% होता है, तो उसमें ना आपका Z में है 1.696, मगर ये आपका ना H टेस्ट है, तो इसकी H टेबल आपकी अलग होती है, ठीक है। तो उसका आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे आपको अलग वैल्यूज गिवन होती हैं। आपको क्वेश्चन में क्या होगा, अगर वैसे तो ज्यादातर आपको H टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, जो कि हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, जैसे हमने U में करी थी U टेस्ट की, वो उसमें वो U टेस्ट की वैल्यू पूछते हैं। अगर इसमें उन्होंने बोला कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, तब हमें फॉर्मूले में मैच करके देखना होगा क्या हमारी जो H टेस्ट की वैल्यू आई है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से या फिर लेस देन है। क्राइटेरिया वही है, बस बात ये है कि वो वैल्यू जो आपका 5% 1.96 चल रहा था, वो इसमें यूज नहीं होगा, इसकी टेबल अलग है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका 5% कितना है, वैल्यू आपको गिवन होगी, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पूरी टेबल तो याद होगी नहीं।
तो ये चीज तो वो नहीं देंगे। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सो दिस इज 2019 क्वेश्चन। तो आपको मैंने कल की क्लास में क्या कराया था, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट रिवाइज कराया था। उसमें मैंने कॉलिग्नेशन का क्वेश्चन, एक टॉपिक बताया था जिसमें मैंने बोला था कि वो आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने बताया था कि आपका क्यू कैसे निकलता है, 2 हमारा गामा 1 प्लस में गामा स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, ये कॉलिग्नेशन का मैथड है। तो ये आपको मैंने बताया था कि आपका प्रीवियस ईयर आया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको सॉल्व करने इसका पिछली बार मेथड आ गया, इस बार इसका छोटा सा एक प्रैक्टिकल पूछ सकते हो, तो आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये आपका, इफ एन 1500, आपको अल्फा की फ्रीक्वेंसी गिवन है, बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ए बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है। द वैल्यू ऑफ बीटा की इन अ 9 स्क्वायर टेबल ऑफ यूलियस कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ए एंड बी इज। हमें किसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, हमें बताना है बीटा बताना है, वैल्यू ऑफ बीटा पता है। तो अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला है, आपका मेथड आप टेबल से यूज ये चीज अपनी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, मान लो एट्रीब्यूट बी है और यहाँ पर एट्रीब्यूट ए है। ए में यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी निकल के आएंगी, और यहाँ अल्फा है, यहाँ बी है, बीटा है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे हम। यहाँ टोटल आ जाएगा इनका, यहाँ पर दूसरा टोटल आ जाएगा, एक टोटल इधर आ गया। यहाँ पर किसका टोटल आएगा, ए का। यहाँ अल्फा का टोटल, यहाँ बी का टोटल, यहाँ बीटा का टोटल, और यहाँ पर हमारा फुल एन आएगा। तो एन आपको 1500 गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको ए बी आपको गिवन है, यहाँ पर आपका बी इधर लीजिए इस टेबल पे, यहाँ बीटा लीजिए, ये आपका बीटा है। तो ए बी आपका कितना गिवन है आपको, यहाँ ए बी आएगा, यहाँ ए बीटा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा बी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। ये वैल्यूज आएंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है। हमारे पास अल्फा गिवन है, दैट इज टोटल ऑफ अल्फा 117 गिवन है, ठीक है, हमें ये टोटल गिवन है। तो हम ए की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 500 में से हम 117 माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 383 हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आ जाएगी, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद आपका बी की फ्रीक्वेंसी, आपको बी का टोटल गिवन है, ये आपको गिवन है 360, ठीक है, आपको ये 360 गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, ए भी गिवन है 35। अब ए बी गिवन है 35, आपको चाहिए बीटा। तो अब देखो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 383 हमें ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ए भी पता है, तो हमें ए बीटा निकल आएगा, माइनस 35 कर देंगे अगर इसमें से हम। तो ये आपका 13 में से 5 आपका 8 आएगा, एंड 7, एंड देन ये आपका 348 आ गया, ये निकल आया। ऐसे ही हम अल्फा बी की फॉर्म, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं 360 में से हम 35 माइनस करके। तो ये आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 325 आ जाएगा। अब हमारे पास ये भी है, 117 है, 325 है, तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 117 में से 325 हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 अल्फा बीटा की। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका बीटा निकल आएगा, 348 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो आपका बीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आपका 1140। यही आपका ऑप्शन है। ये इन्होंने बस यूलियस कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लिखा है, फॉर्मूला आपको ये हमें पता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, मगर आपको अभी सिर्फ टेबल के यूज से ही बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप टेबल बनाएंगे इजीली, आप टेबल से अपनी 9 to 9 वाली टेबल, जो हमारी स्क्वायर टेबल चलती है, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका 1140 बीटा आ जाएगा, बीटा की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको क्या है, टेबल बनाना ज्यादा इजी है, अभी प्रैक्टिस करें हैं, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इस पे स्पीड बन जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देखो स्टैट्स, अब हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कैसे आप पेपर करेंगे अपना। देखो आपका पेपर बने, इसके पास आपकी रीजनिंग है, आपकी जीके, देन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट में आपका सीक्वेंस आती है। उसके बाद आपका पेपर 2 है स्टैटिस्टिक। अब टाइम मैनेजमेंट की बात भी कर लेते हैं। आपके पास 2 घंटे हैं एग्जाम करने के, 200 मार्क्स, ठीक है। अब आपका है 20 ईच है, ये सारा सेक्शन, ईच इज सेक्शन हमारा 20 ईच है। और अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा, स्टैट्स का पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर, तो स्टैट्स में क्या करते हैं, वो ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग एक एक उन्होंने वो बनाया हुआ है, जिसके
अंदर कुछ 20 क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसे पार्ट्स करके 100 क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। अब रीजनिंग में आप जैसे क्या होता है, आपने रीजनिंग का अपना सेट खोला, तो आप क्या कर सकते हैं, जब रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे 20 क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनमें क्या कर सकते हैं, आगे पीछे स्विच कर सकते हैं। जैसे आपने ये वाला कर लिया, ये वाला छोड़ दिया, फिर आगे चले गए, फिर ये देख लिया, ये देख लिया। मगर आप क्या कहते हैं, जब तक आपने ये सबमिट नहीं किया तब तक तो आप इसको पूरे को चेक कर सकते हैं, पीछे का जा सकते हैं। मगर जैसे ही आप दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, जीके पे जाएंगे, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो क्या है कि आप आगे तभी जाएं जब आपके ये पूरे क्वेश्चंस आप कर लो, वो आप वापस से जीके से रीजनिंग पे नहीं जा सकते। जैसे आप जीके पे से रीजनिंग पे, जीके पे जाने के बाद रीजनिंग पे जाने ही जाओगे, तो वो आपका सबमिट हो चुका होगा। और आप ये भी नहीं कर सकते कि चलो मैं पहले इंग्लिश कर लेती हूँ या हिंदी कर लेती हूँ। अगर आपने पहले स्विच इंग्लिश कर दिया, तो ये आपके सब क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। तो आपको इसी सीक्वेंस में ही जाना होगा, और आप सिर्फ एक अंदर के वाले को ही चेक कर सकते हैं। एक बार आपने दूसरा अपना पार्ट खोल दिया, तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस यही रहेगी। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो रीजनिंग में आपका लग जाएगा टाइम 10 मिनट्स। तो आप मतलब ये कोशिश करो कि आप 10 मिनट्स ही लगाओ उसमें। जीके में 6 से 5 मिनट, क्योंकि जो आता है नहीं आता तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, मैथ्स में टाइम लगेगा। आप मान लो मैथ्स में हमने 10 to 15 ले लिया। ठीक है, इन सबको आप कोशिश करो 5-5 मिनट में आप कवर कर जाओ। ट्राई करो, क्योंकि 5-5 मिनट में ही आता है नहीं आता तो वो आएगा ही नहीं। तो आपके कितने हो गए यहाँ पे, 10, मान लो 15 ले लिया इसमें, यहाँ पर 10-20 या 5 मान लो। तो आप अराउंड यहाँ पर मतलब कोशिश करो 40 to 45 मिनट्स। तो 40 तो ये मानो 45 मैंने मैक्सिमम बोल दिया है, 40 तक ही ट्राई करो कि आप 40 मिनट्स में कर पाओ। उसके बाद आपका जितना भी पोर्शन है वो सारा स्टैट्स में जाए। ठीक है, क्योंकि स्टैट्स में आप न्यूमेरिकल, आप देख रहे हो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है। तो इसलिए ये करो कि मैक्सिमम टाइम आप वहां पर दे सको। इंग्लिश हिंदी में को कोशिश करो 5 से 6 मिनट में आपको कवर करना है, मतलब इनको मैक्सिमम आप 10 मिनट्स मानो। ठीक है, 5 मिनट्स आप जीके मान लो, 15 हो गया आपका, फिर 15 एंड ये 25। तो मतलब आपका 40 मिनट्स तो है ही मैक्सिमम। अगर आपको लग रहा है 45 ले सकते हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि स्टैट्स भी आपको करनी है। और नेगेटिव मार्किंग है आपकी, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट नहीं करने हैं जो अगर आपको नहीं आते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको सोचना नहीं है। नहीं आता तो शिफ्ट कर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे के क्वेश्चंस देखें। ठीक है, स्टैट्स में तो आप पूरे पोर्शन को आराम से अपना देख सकते हैं, मगर यहाँ पे पार्ट्स हैं तो उनको आपको सबमिट करना पड़ेगा। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. Thank you. कल करेंगे हम कोई नया टॉपिक। बाय बाय।